हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे लाइट्स के बारे में। तो लाइट्स में मैंने आपको काफी कुछ बताया पिछले क्लास में। तो हम लोग बहुत सारी घटनाओं के बारे में या परिघटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे इस लाइट्स चैप्टर के अंतर्गत। तो उसमें मैं आपको परावर्तन बता रहा था, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बची हुई हैं। तो आज की क्लास में परावर्तन के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी परावर्तन के अंतर्गत हम दर्पण के बारे में बात करेंगे। दर्पण, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में समतल दर्पण देखा था। समतल दर्पण क्या होता है और उससे प्रतिबिंब बनाने का जो कार्य हमने देखा था, उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं उसको भी हमने देखा। आज गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो आज के टॉपिक पे सबसे पहला गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण नाम से ही स्पष्ट है। गोलीय यानी कि जिसका पृष्ठ गोल हो वही गोलीय दर्पण है। तो कैसे पृष्ठ गोल हो सकता है? या तो यह उभरा हुआ हो सकता है, ये देखिए यहां पे, या तो गड्ढे के समान हो सकता है। यहां पे देखिए ये गड्ढा है, ये चित्र में बनाया है, और एक होता है उभरा हुआ पृष्ठ। समतल दर्पण की बात करें तो उसमें जो पृष्ठ था एकदम समतल था। उसके पीछे हम लोग कलई या फिर पॉलिश कर दिए करते थे, जिससे हम लोग का प्रतिबिंब दिखाई देता था। दैनिक जीवन में हम लोग जो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो मिरर का उपयोग करते हैं, वही है समतल दर्पण। लेकिन दैनिक जीवन में हम लोग इन दो दर्पणों का भी उपयोग करते हैं। देखिए, इसका जो पृष्ठ है वो दबा हुआ है, यानी कि यहाँ गड्ढे का एक पोर्शन यहाँ पे देखिए, गड्ढे जैसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके पृष्ठ पे कलाई कर दूं, ये देखिए इस प्रकार से, या इसके पृष्ठ पे अगर मैं पॉलिश कर दूं, तो इससे भी हम लोगों को प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यह एक दर्पण बन जाता है। इसको मैं नाम देता हूं ए और इसको मैं नाम देता हूं बी। इसमें अगर ये आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए, तो ये पहले वाला दर्पण जो है वो कहलाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल, अवतल यानी कि गड्ढा, अवतल यानी कि गड्ढा, और उत्तल यानी कि उभरा हुआ। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के मैंने आपको बताया। क्या होता है गोलीय दर्पण? अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप इस पे लिख सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसमें दोनों में से कोई एक पृष्ठ गोलीय होता है, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह उभरा हुआ नहीं रहता, गड्ढे के समान इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। जबकि उत्तल दर्पण की बात की जाए तो इसका पृष्ठ या फिर जो परावर्तक पृष्ठ है, फिजिक्स की भाषा में कहा जाए तो वह उभरा हुआ रहता है। डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आपको बस इतना याद रखना है कि अवतल दर्पण यानी कि गड्ढे के समान, और उत्तल यानी कि उभरा हुआ। बस दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अवतल दर्पण में हम लोग के सिलेबस में आता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है। तो उसको जानने के लिए हम लोगों को इसके अलग अलग पॉइंट को जानना पड़ेगा। अलग अलग पॉइंट को क्या क्या नामों से पुकारते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सिर्फ दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों दर्पणों को लेकर चलते हैं। तो इसको पहले मिटा देता हूं, एक बड़ी संरचना बना के देखते हैं। यहां पे सबसे पहला एक अवतल दर्पण की रचना। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ का सबसे मध्य बिंदु है, जिसको हम पी लिख देते हैं, पी। दोस्तों, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव, ठीक है, ध्रुव बोलते हैं इसको। आपको इसको याद रखना है कि अलग अलग जो बिंदु हैं इस दर्पण के, उसको कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है, मैं यही आपको बता रहा हूं। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, उसके मध्य बिंदु को हम लोग बोलेंगे ध्रुव। इसको यहां पे मैंने पी से डिनोट किया है। यानी कि परिभाषा देखी जाए ध्रुव की, पहला ध्रुव,
अगर मैं उत्तर दर्पण की बात करूं तो ये हुआ इसका पृष्ठ, ये देखिए, इसका मध्य बिंदु ये भी P है, ये भी ध्रुव है। तो यहां देखिए दोस्तों, दोनों ही चित्र के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से कि जो परावर्तक पृष्ठ का सबसे मध्य बिंदु है उसी को हम ध्रुव कहेंगे। यानी कि इसकी क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा हुई कि उत्तर दर्पण में या उत्तर दर्पण में, दोनों में जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी मध्य बिंदु को हम लोग उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई ध्रुव की। दूसरा देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, तो दोस्तों अगर मैं, ये तो मेन हम लोग का अवतल दर्पण दिया गया यहां पे, लेकिन अगर मैं इमेजिन करूं कि ये पूरा गोल हो, ये देखिए, एक सेकंड, इमेजिन कर लेते हैं कि ये पूरा गोल है। पूरा गोल तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा गोल है, ठीक है। ये देखिए से उसी प्रकार से इसमें भी अपन पूरा गोल बना सकते हैं। ये असलियत में है नहीं, बस उसको इमेजिन किया गया है, ठीक है। तो जब ये वृत्त बन गया, ये उत्तर दर्पण का वृत्त है या अवतल दर्पण का वृत्त है, तो उसके केंद्र बिंदु को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। यानी कि परिभाषा क्या हो सकती है? ये वक्रता केंद्र है उसकी, सी, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C। यानी कि अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोला बना हुआ है, ये खोखला गोला है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उत्तर दर्पण के केस में वही है, उत्तर दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखिए, तो ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, जब हम C और P यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाएं, ये देखिए, जब हम ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाएं तो हम लोग को मुख्य अक्ष प्राप्त होता है। मुख्य अक्ष यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम उसका मुख्य अक्ष बोलते हैं। चाहे उत्तर दर्पण की बात की जाए, चाहे अवतल दर्पण की बात की जाए, कोई भी केस में मुख्य अक्ष वह रेखा है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी भी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को उसका मुख्य अक्ष बोलते हैं। स्पष्ट है। अब देखते हैं फोर्थ, वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? किसी भी दर्पण कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को उसकी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि पीसी, दोनों ही केस में पीसी, पीसी, पीसी। देखिए, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये इसको हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। स्पष्ट है दोस्तों। इसके केस में देखिए पीसी, ये वाला जो है ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या के बाद अगला देखते हैं हम मुख्य फोकस या फिर फोकस। फोकस, फोकस F क्या होता है? फोकस जब प्रकाश किरण को अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को जब दर्पण पे आपतित किया जाता है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें, ये देखिए इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रकाश किरणें जब आती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद एक विशेष बिंदु से होकर गुजरती हैं। ये देखिए, यहां से टकराई,
इस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये बिंदु यहां से टकराई, इस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसको उस दर्पण का मुख्य फोकस या फिर फोकस एफ बोलते हैं। यहां पर देख सकते हैं, यानी कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक विशेष बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिसको उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। और उस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। जिस प्रकार वक्रता त्रिज्या सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते थे, उसी प्रकार से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। यानी कि फोकस दूरी, छठवां नंबर फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी पीएफ, पीएफ लिखे, एफ पी लिखे आपके ऊपर, पीएफ स्पष्ट है। बस इतने टर्मिनोलॉजीज आपको जानने पड़ेंगे, इतने सारे शब्द हैं जो बार बार आपके प्रयोग में आएंगे जब हम प्रतिबिंब की रचना करेंगे। प्रतिबिंब की रचना जब बार बार करेंगे तो उस स्थिति में आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद करने अत्यंत आवश्यक है। ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, ये आपको जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें। इमेजिन करके चलना है आपको। जब भी मैं आपको अवतल दर्पण की बात करूं, आपको ये डायग्राम इमेजिन करना है। जब आपको मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, हमेशा ये डायग्राम आपको इमेजिन करके चलना है। अब चलते हैं प्रतिबिंब की ओर। इतना जान लेने के बाद, आपको इतना जानना ही पड़ेगा, उसके बाद आप प्रतिबिंब की ओर बढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब यानी कि छवि। प्रतिबिंब यानी छवि। एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं समतल दर्पण या मिरर के सामने खड़ा हूं तो मुझे अपने खुद की छवि दिखाई देती है, उसी का हम उसका प्रतिबिंब बोलते हैं। वो मेरा प्रतिबिंब है, यानी मेरी छवि है, मेरी छाया है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रतिबिंब एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है आभासी प्रतिबिंब? तो दोस्तों इसमें 2 नंबर के लिए एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो चलिए कोशिश करते हैं जानने की। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब वह है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बस सीधी सी परिभाषा है। वास्तविक प्रतिबिंब वो है जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी वो है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे? कैसे ही परिभाषा तो ठीक है, लेकिन समझना भी चाहिए हम लोगों को। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है वास्तविक और क्या होता है आभासी। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक उत्तल दर्पण। ये देखिए, एक उत्तल दर्पण बना लेता हूं मैं यहां से। और प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर जब मैं आपतित करता हूं, ये देखिए इस टाइप से, तो परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट जाएंगी। ये देखिए, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसको एक दूसरे तरीके से बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगी। ज्यादा रेखाएं बनाएंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। हम सिर्फ 2 रेखाएं बनाते हैं। समझ लीजिए कि ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P है, ये C है और ये जो है हम लोग का ये मुख्य अक्ष है। ये वस्तु है, समझ लीजिए यहां पे रखी हुई ये वस्तु है A और ये B। A से जाने वाली प्रकाश किरणें जो है मुख्य फोकस से गुजरती है। यहां से देखिए, जब C और इस पॉइंट को मिलाया जाता है, यहां पे देखिए, अब जब A से चलने वाली प्रकाश किरणें C से होकर जब जाती हैं तो उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है और परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये नियम है इसका। इसीलिए A से जब कोई प्रकाश किरण जाती है
तो टकराने के पश्चात वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ए से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तक से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, और उसी प्रकार ए से होकर सी तक जाने वाली प्रकाश किरण उसके आगे परावर्तक फिर से टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये जो बिंदु है दोस्तों, इस बिंदु को मैं ए डैश नाम दे देता हूं, ए डैश। ये जो मैं रेखा चित्र बना रहा हूं ये बाद में भी काम आएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप से आपको इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए इस टाइप से। अब इस ए डैश को अगर हम मुख्य अक्ष के साथ लंबवत बनाए तो ये हम लोग को ए और बी का प्रतिबिंब मिल जाता है, जिसको बोलते हैं ए डैश बी डैश। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब हम लोग को मिला है वह असलियत में पर्दे पर प्राप्त किया गया, असलियत में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। यहां पर देखिए, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ के सामने ही बन रहा है वो परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ उसके सामने ही ये प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि ये क्या है, एक वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और एक और चीज आपको जानना आवश्यक है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु से छोटा या वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु से बड़ा नहीं बनता कभी भी। जो बड़ा बनता है वह वस्तु से, अगर कोई प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो वह वास्तविक हो ही नहीं सकता, वह हमेशा आभासी होगा। यह भी न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन है। बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, और अगर आपको पूछा जाए इसमें कि आभासी प्रतिबिंब को क्या होता है तो आप इसमें बहुत से लिख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और हमेशा वस्तु से छोटा होता है। इसके विपरीत अगर आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आगे जाकर देखेंगे हम, अलग अलग कंडीशंस हैं, पूरा 5-6 कंडीशंस है जिसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। फिर भी एक बार मैं जब अवतल दर्पण बता चुका हूं तो उत्तल दर्पण को भी बनाना चाहिए। तो उत्तल दर्पण भी आप जान लीजिए। उत्तल दर्पण देखिए इस टाइप से बनता है, इसमें जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। ठीक है, अब अगर मैं उत्तल दर्पण पे प्रकाश को आपतित कर रहा हूं, ये मुख्य अक्ष है, और यहां से अगर प्रकाश को मैं आपतित करता हूं, मान लीजिए वस्तु है ए और बी, तो ए से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उधर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि टकराने के पश्चात वो परावर्तित होंगी दोस्तों, क्योंकि अंदर अगर जाएंगी कैसे जा सकते हैं अंदर, यहां पे तो हमने कलाई की हुई है या पॉलिश लगाया हुआ है, तो अंदर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो टकरा कर वापस ऊपर चली जाएंगी यहां से। ठीक है दोस्तों, तो परावर्तन के पश्चात कोई एक विशेष बिंदु पर मिल नहीं रहे हैं, बल्कि वो फैल रहा है। इसका मतलब हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसको हम पर्दे पर प्राप्त, इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो कुल मिलाकर 3 अंतर मैं आपको बताता हूं आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब हुआ है जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी हुआ है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब से प्रकाश किरणें एक्चुअल में होकर गुजरती हैं, लेकिन आभासी में एक्चुअल में नहीं गुजरती, बल्कि प्रतीत होती है कि वहां से होकर गुजर रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं गुजरती है। और वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु हमेशा छोटा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। तो ये मुख्य रूप से 3 ऐसे अंतर हैं जो आपको जानने हैं और यही लिखना है एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ध्रुव, वक्रता, केंद्र, ये सब जो है, और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब का आपको बस समझना है। उसके बाद आप प्रतिबिंब की रचना करना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सहारे कुल 6 या 7 ऐसे स्टेजेस हैं जिससे होकर हम लोग गुजरेंगे, और उस स्टेजेस में अलग अलग जो कंडीशन उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना के लिए नियम क्या है, कौन सी स्थिति में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, यह जानना हम लोग को अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण की ओर चलेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
एक चीज तो स्पष्ट है दोस्तों कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है, ठीक है, एक कंडीशन को छोड़ के, वो भी कंडीशन मैं आपको बताता हूं। वास्तविक बनता है एक कंडीशन पे, बस अवतल दर्पण पे आभासी बनता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अवतल दर्पण में इस साइड में मैं अगर लिखूंगा तो कंडीशंस लिखूंगा और उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे। तो वस्तु, यहां मैं वस्तु लिख देता हूं, उस पर देखेंगे कि वस्तु कहां पे है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां पे बनेगा, ये भी देखेंगे। और जो मेन उसका चित्र है हम इस साइड में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि वस्तु जब अनंत पे होती है, अनंत मतलब बहुत दूर पे जब वस्तु होती है, इस साइड में आपको बना के दिखाता हूं मैं, देखिए दोस्तों, अगर मैं एक उत्तर दर्पण लेता हूं, ये उसका मुख्य अक्ष है, दिखाई दे रहा है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसको मिला देता हूं। अब अगर अनंत से कोई प्रकाश किरण अगर आ रही है, देखिए यहां, तो ये वस्तु है अगर ए बी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है ए बी, तो ए से लेके यहां पर टकराने वाले प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से ऐसे, साथ ही साथ वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरणें जाती हैं वह उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो ये जो बिंदु है यहां पे इसका उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बनेगा, और यहां से जो लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, वहां पे बी डैश, यानी कि ए और बी का प्रतिबिंब देखिए यहां पे कहां बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जब अनंत से कोई प्रकाश किरण आता है, अनंत से, ठीक है, तो ये फोकस पे मेन बनता है। यहां पे तो मेन चित्र जो है थोड़ा डिफरेंट बना दिया हूं मैं, ठीक है। तो ये जो चित्र है ये ऐसा होना चाहिए, ये मुख्य अक्ष है, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, और ये है सी होता है, तो सी से होकर गुजरती है तो यहां पे बनता है। तो ये जो बिंदु है दोस्तों वो मेन फोकस पे ही रहता है, यानी कि ए डैश और बी डैश मेन फोकस पे ही बनेगा। यानी कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है, अनंत पे बहुत दूर में, तो उससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं, लगभग समांतर ही होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग उसको अनंत से आता हुआ बोल सकते हैं और समांतर भी बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है, देखिए कैसा बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है ये देखिए, वस्तु है, ये छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनता है। और देखिए कैसा बन रहा है, उल्टा बना है, उल्टा का क्या मतलब दोस्तों, जब कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है यानी कि वो वास्तविक होता है, इसलिए यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई वस्तु जब अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, यह नियम है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो गए, सबके लिए आप अलग चित्र बना सकते हैं, लेकिन आपको मेन नियम याद रखना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 आपको याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि बाकी सब इसका उल्टा ही होता है। कैसे देखते हैं, जब अनंत पे कोई प्रकाश किरण बनता है तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत के बाद अब थोड़ा पास आता है, पास अनंत से पास, यानी कि यह होता है, ये मुख्य फोकस है, ये बिंदु P है, ये F है, और ये होता है C। अनंत पे आती वस्तु अब थोड़ा पास लाते हैं, यहां अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आते हैं, थोड़ा पास लेके आते हैं, पास। तो अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य लाते हैं। तो जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है दोस्तों, तो प्रतिबिंब जो है वह वक्रता केंद्र
और फोकस के बीच में बनता है। यानी कि पहले प्रतिबिंब देखिए, जब दूर में था तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता था, अब थोड़ा पास लाएंगे तो और पास आते चला जाता है। मतलब जितना आप पास लाते जाएंगे वस्तु को, प्रतिबिंब भी उतना ही पास आता चला जाता है। जैसे हम लोग, मैंने कल आपको बताया था समतल दर्पण की ओर अगर मैं v वेग से दौड़ूं तो मुझे लगेगा वो 2v वेग से मेरी तरफ आ रहा है। उसी प्रकार जब वस्तु को पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब और पास आने की कोशिश करता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में थोड़ा इधर आ जाएगा। फोकस में पहले बनता था, अब थोड़ा बाया साइड में आ जाएगा। तो वक्रता के अंदर फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा ही बनेगा, छोटा ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्योंकक्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। इसीलिए दो कंडीशन हो गए दोस्तों। तीसरा कंडीशन, और पास लाते हैं, और पास लाते हैं वस्तु को, और पास लाते हैं। जब और पास लाते हैं इसका मतलब अब वक्रता केंद्र पे ही आके उसको रख देते हैं, सी पर भी आके उसको रख देते हैं। तो जब सी पर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, यानी कि ऊपर में वस्तु रखी हुई है, ऊपर में वस्तु रखी हुई तो नीचे उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। उल्टा तो बनेगा, लेकिन कैसा? बराबर। जितना लंबाई वस्तु की है उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की होगी। यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है अवतल दर्पण की स्थिति में। याद रखें आप। अब चौथा कंडीशन तो बहुत आसान है दोस्तों, तीन आपको याद रखने हैं, मुख्य रूप से चार याद रखने हैं आपको। लास्ट वाला कंडीशन जो थोड़ा इसका अपवाद है, जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अगर फिर पास लाएंगे तो कहां लाएंगे? अब हम उसको लाएंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता था तो वस्तु कहां थी? अनंतर वक्रता केंद्र के बीच में था, अनंतर वक्रता केंद्र के बीच में। अब इसको पलट देते हैं, यानी कि अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रख दें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख देंगे तो वस्तु इधर आ जाएगी, उसको भी पलट दीजिए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंतर वक्रता केंद्र। सिर्फ इसका उल्टा ही है, यानी कि अब सी और पास नहीं है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, एफ व सी के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंतर वक्रता केंद्र, यानी कि सी व अनंत के बीच में बनेगा। वही है, छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जाएगा। अब क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा और उल्टा। ये देखिए जस्ट अभी आप बता सकते हैं उल्टा ही बनेगा। ये जो है बायां जो है वो दाएं का उल्टा है, दायां बाएं का उल्टा है। फिफ्थ नंबर फिर से पास लाते हैं। फिफ्थ नंबर में देखिए ये वाला, जब फोकस पे रखते हैं हम वस्तु को तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? बात वही आता है। जब फोकस पे ले आते हैं यानी कि एफ पर ले आते हैं तो जब प्रतिबिंब अनंत पे था तो वस्तु फोकस पे बनती थी, अब फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इसके लिए आप अनंत पे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। बहुत सिंपल सा कंडीशन है दोस्तों, ज्यादा कुछ इसमें मतलब बस तीन ही आपको जानना है, उसके बाद तो बहुत आसानी से सब चीज हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा वाद है इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर पास लाए तो और पास कहां होता है दोस्तों? ये देखिए चित्र में देख लीजिए, और पास यानी कि फोकस पे अभी रखा हुआ है वस्तु,
पहले अनंत पे था, फिर दोनों के बीच में लाए, फिर सी पे लाए, फिर सी और एफ के बीच में लाए, फिर एफ पे लाए, अब एफ और पी के बीच में लाएंगे। सिंपल सी बात है, एफ और पी, एफ व पी यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो जस्ट वह एक उत्तल दर्पण के समान, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा वस्तु से। बस यही कंडीशन है पूरा। अवतल दर्पण के केस में मैंने आपको बताया ये कुल 6 कंडीशन है, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अनंत पे है वस्तु, फोकस पे बनेगा। अनंत से आ रही है वस्तु, फोकस पे बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थोड़ा पास लाएंगे, इसको और थोड़ा पास ले आइए, यानी कब? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दीजिए, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और पास लाइए, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अब वस्तु को फोकस की ओर ले आएंगे और पास आएंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और लास्ट में ध्रुव और फोकस के बीच में ले आएंगे तो वस्तु बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु के पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे प्रतीत होगा बना है। ये प्रमुख कंडीशन है। तो अवतल दर्पण एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उत्तल दर्पण का केस क्या है। ये तो अवतल दर्पण का केस हो, तो उत्तल दर्पण में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, उसमें कोई विशेष कंडीशन जानने की जरूरत नहीं है। वस्तु कहीं पे भी रखी हुई हो, बहुत आसान है, वस्तु कहीं पे भी रखी हुई हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। आप इतना बस याद रखिए, जब उत्तल दर्पण की बात की जाए तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनता है, आभासी बनता है और सीधा ही बनता है। ये कंडीशन आपको समझ आनी चाहिए। तो इतना था दोस्तों कि अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें, दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये हो गया पूरा कंडीशन। अब आगे इस टॉपिक के बाद अब आगे कौन सा टॉपिक? आगे हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी बहुत आसान है, चिन्ह परिपाटी के नियम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिन्ह परिपाटी है क्या, उसका लंबन देख लेंगे, उसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशनशिप जो हम लोग के सिलेबस में है उसको थोड़ा देख लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग देख लेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेंगे, वीडियो कंप्लीट। परावर्तन से रिलेटेड, उसके बाद अपवर्तन की ओर जाएंगे, उसके बाद अपवर्तन है, अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है, बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों प्रकाश।